अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत अलग टाइप की है और बहुत यूनिक टाइप की है। इसमें मैं आपको ये तो बताऊंगा कि पाकिस्तान के कौन कौन से वो प्लेयर्स हैं जो अनसोल्ड रह गए, और गैर मुल्की भी कुछ ऐसे नाम हैं जो अनसोल्ड रह गए पीएसएल के अंदर, जिनको लाजमन बिकना चाहिए था। किन के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, किन के साथ नहीं हुई है, ये मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। लेकिन उसके अलावा कुछ मेरी राय भी है, वो भी मैं आज आप लोगों के सामने रखूंगा। और इंडिया ने भी बड़ा गहरा सदमा दे दिया अपने प्लेयर्स को, इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने, और स्पेशली क्लाउन कोहली और पेटू रोहित शर्मा के ऊपर तलवारें और छुरियां सब चला दी उन्होंने। अब वो बेचारे सोच में पड़ चुके कि हमारा होगा क्या। सबसे पहली चीज़ तो ये कि पीएसएल के अंदर आपको मैंने बताया था कल के प्लैटिनम के अंदर कौन कौन से प्लेयर्स जो है वो पिक हो चुके हैं। डायमंड के अंदर भी कुशाल परेरा जा चुके हैं, और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो पिक कर लिए हैं तमाम टीमों ने अपने अपने। लेकिन जो अनसोल्ड प्लेयर रहे उसके अंदर सबसे पहला नाम सरफराज अहमद का शामिल है। ये सबसे बड़ी डिबेट है इस पीएसएल की। इसी पे आज की मेरी वीडियो भी है, इसी हवाले से, इसी से कनेक्ट है मेरी वीडियो, क्योंकि ये सबसे बड़ा मसला है जिस तरह इसको उछाला गया है। दूसरा नाम है शर्जील खान, जिनको किसी ने पिक नहीं किया। अब शर्जील खान को क्यों पिक नहीं किया गया, किस वजह से पिक नहीं किया जा रहा, क्या वजह है उसकी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तीसरा नाम है उमर अकमल। भाई इनको भी किसी ने पिक नहीं किया, ये भी रह गए। और ये मैंने आपको कल वीडियो बनाई थी, उसका लिंक ऊपर आई बटन पे शो हो रहा होगा, जो मैंने ड्राफ्ट के हवाले से वीडियो बनाई थी, उसको जाके ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि उमर अकमल को क्यों मैंने कहा था कि पिक नहीं किया। तो ये ठीक फैसला है। चौथा बड़ा नाम है शाहनवाज धानी। शाहनवाज धानी को सब जानते हैं। शाहनवाज धानी वो नाम है जिसने पीएसएल के अपने पहले ही दूसरे एडिशन में आके, जो मुल्तान सुल्तान की टीम वाहिद एडिशन है जो जीतने में कामयाब रही थी, उसमें 19 विकेटें लेके वो नुमाया बॉलर रहे थे और वहां से काफ़ी उनकी हाइप बन गई थी। लेकिन उसके बाद शाहनवाज धानी ने ठेका संभाला अपने आप को बर्बाद करने का। वो होता ना पैर पे कुल्हाड़ा मारने वाला, वो काम करना शाहनवाज धानी ने शुरू कर दिया। उसका रीज़न ये हुआ, उसका रिजल्ट उनको ये मिला कि आज वो ड्राफ्ट में किसी ने उनको पिक भी नहीं किया। और जो पांचवा मेरे लिए हैरत अंगेज नाम है, जो मेरे लिए बड़ा नाम है, जिसको मैं समझता हूं कि यार ये नाम पिक होना चाहिए था और इसके पीछे एक बंदा है जो जिम्मेदार है, वो है एहसानुल्लाह। यार एहसानुल्लाह वो बॉलर है जिसने इतना स्ट्रगल देखा है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं भाई शाहनवाज धानी को क्यों पिक नहीं किया। यार शाहनवाज धानी को पिक करना इतना बड़ा मसला, लेकिन एहसानुल्लाह जिसने बहुत स्ट्रगल किया, और ये आपका बॉलर वो था जो 150 की स्पीड से आपको पीएसएल के अंदर बॉल डाल के दे रहा था। और इस बेचारे की जो इंजरी हुई, जो फिर इसके साथ हुआ, उसके बाद जिस तरह से इसको किसी टीम ने पिक नहीं किया, और इसके पीछे मुल्तान सुल्तान का जितना हाथ है ना एहसानुल्लाह को बर्बाद करने में, वो मत पूछे। ये सारी डिबेट अपनी जगह पे, लेकिन सबसे पहले आते हैं इंडिया के हवाले से बात कर लेते, फिर इस हवाले पे आएंगे। इंडियन क्रिकेट बोर्ड की बैठक बैठी थी, उन्होंने ये फैसला किया है कि जो इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स जो हैं, जो फ्रॉन बन गए थे ना, जो बसों में सवार होकर नहीं जाते थे, तमाम टीमों के प्लेयर बसों में जाते हैं, ये अपनी प्राइवेट गाड़ियां करके अपनी फैमिली के साथ जाते थे, तो उस पर लगाई अब ब्रेक इंडिया ने। उन्होंने ये रूल निकाला है कि भाई अगर 45 से 50 दिन का कोई दौरा है, 40 दिन का कोई अगर टूर है, तो आप अपनी फैमिली को लेके जा सकते हो, वो भी 12 दिन के लिए लिमिटेशन, वरना अदरवाइज आप अपनी फैमिली को लेके नहीं जा सकते। दूसरा, आपको प्राइवेट कार्स में नहीं, अपनी जो बस है उसी में ही सवार होकर पूरे स्क्वाड को स्टेडियम की तरफ जाना पड़ेगा। तीसरा जो रूल निकाला है वो ये निकाला है कि जो प्लेयर जो भी सीनियर जितने भी हैं, जितने भी करंट प्लेयर हैं, उसमें क्लाउन कोहली भी है, उसमें पेटू रोहित शर्मा भी है, जितने भी प्लेयर हैं भाई, वो जब तक इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेंगे, रणजी ट्रॉफी नहीं खेलेंगे, तब तक वो टेस्ट के लिए सिलेक्ट नहीं हो सकते। इंडियन टेस्ट स्क्वाड में उनको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। और मेरे ख्याल से इंडियन क्रिकेट बोर्ड को समझ आ चुकी है कि कब तक ये शैतानी टोला लेके वो रुलते रहेंगे, तो अब उन्होंने इनके ऊपर ब्रेक लगाने का फैसला लिया है, क्योंकि पैसे ने ना इन खिलाड़ियों का दिमाग खराब कर दिया है, इन खिलाड़ियों को पागल कर दिया है पैसे ने। हमारे वाले का तो ये है कि बाबर आजम की जो है वो जाके आप देखें, बैंक बैलेंस देखें, विलास ले रहे हैं ये। भाई कभी कोहली से पूछा, कभी रोहित शर्मा पेटू से पूछा, कभी क्लाउन कोहली से पूछा, नहीं बोलेंगे, व्यूअरशिप का मसला है।
अब इंडिया ने इसके ऊपर लगा दिया रोक। अब बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट भी बोल रहे हैं कि ये फैसला गलत है, और बहुत सारे लोग इसके हक में बोल रहे हैं। मुझे जहां तक पर्सनली लगता है कि ये फैसला इंडियन क्रिकेट बोर्ड का बिल्कुल ठीक है, इनके ऊपर रोक लगाना जरूरी था, क्योंकि इन्होंने इंडियन क्रिकेट को दिया ही क्या सिवाय जिल्लत के, कुछ नहीं दे रहे भाई। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे की तरफ, जो मेरा मेन टॉपिक है भाई, सरफराज अहमद नंबर 1। पहले इस पे बात कर लेते। सरफराज अहमद को क्यों कराची ने पिक नहीं किया? ये सरफराज अहमद के साथ ज्यादती है। अच्छा, क्या ज्यादती है सरफराज अहमद के साथ? क्या सरफराज अहमद ने 9 सीजन नहीं खेले? सरफराज अहमद ने ज्यादती नहीं की कराची के साथ? क्या कभी सरफराज अहमद ने कोटा को छोड़ा? क्या उन्होंने कभी कहा कि मैं कराची की तरफ से खेलना चाहता हूं, मेरा शहर है, मेरी सिटी है, मैं पैदा हुआ हूं यहाँ पे, मेरे बाप दादा सब यहाँ रहते, तो मैं कोयटा की तरफ से नहीं खेलता, बहुत खेल लिया, मैं चला जाता हूँ कराची की तरफ से खेलने? तब कोई नहीं बोला। जब सरफराज अहमद 9 के 9 एडिशन कोयटा की तरफ से खेलते रहे, कैप्टनसी करते रहे, तब ये डिबेट सामने नहीं आई कि भाई कराची का प्लेयर है और कराची का प्लेयर कराची की तरफ से नहीं खेला। लेकिन जैसे ही कोयटा ने रिलीज किया और जब उनको किसी ने पिक नहीं किया, जब उनमें कुछ बचा नहीं, तो अब बोले कि कराची वालों ने जो सरफराज अहमद के साथ नाइंसाफी की, कराची वालों ने उनको पिक नहीं किया, कराची के लड़कों के साथ ये हो जाता है, कराची के लड़कों के साथ वो होता है, टीम में भी सिलेक्ट नहीं किया। अजीब सा एक कोटा चल रहा है, ठीक है, अजीब सा एक कोटा चल रहा है जिसका कोई मंतक, कोई सेंस, कोई सरोपैर सरोकार कुछ नहीं, सिर्फ एक वावेला है, महज एक प्रोपेगेंडा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है भाई। सरफराज अहमद का करियर एंड है, लगभग एंड है, और सरफराज अहमद कौन सा MS धोनी लगा पड़ा है भाई, जिसको लाजमन खिलाएं ही खिलाएं? कि सरफराज अहमद ने कोई PSL के अंदर बहुत कुछ उखाड़ रखा है, बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दे रखी हैं, बहुत हार्ड हिटिंग बैटिंग कर रखी है सरफराज अहमद ने। सरफराज अहमद भाई जितना चढ़े थे ना 2015 के वर्ल्ड कप से, उनकी वहां उसके बाद से परफॉर्मेंसेस आई ही नहीं, मुसलसल डाउनफॉल का शिकार हुए, मुसलसल डाउनफॉल का शिकार। कभी सरफराज अहमद बड़ी परफॉर्मेंसेस दे ही नहीं पाए, स्पेशली PSL के अंदर। तो हाँ, कैप्टन अच्छे थे वो, उन्होंने लाहौर कलंदर को एक सीजन भी जितवाया, नो डाउट, लेकिन कोयटा ग्लेडिएटर्स को एक उन्होंने सीजन भी जितवाया, लेकिन अब शायद उनके अंदर वो बात नहीं है। तो अब अगर उनको कराची ने सिलेक्ट नहीं किया तो इसमें जाती वाली क्या बात हो गई? प्रोपेगेंडा करना तो हमारे इतना आसान है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है, जिसकी कोई हद नहीं है। लेवल मतलब नेक्स्ट है इन लोगों का। दूसरा नाम है शाहनवाज धानी। भाई शाहनवाज धानी को क्यों पिक नहीं किया गया? शाहनवाज धानी को मुल्तान सुल्तान ने क्यों छोड़ दिया? भाई शाहनवाज धानी के पास बचा क्या है मुझे बताओ। शाहनवाज धानी को तो अपने ऊपर काम करना चाहिए। शाहनवाज धानी का बहुत अभी लंबा करियर पड़ा है, लेकिन शाहनवाज धानी को समझ में बात नहीं आ रही है। शाहनवाज धानी तो एटीट्यूड दिखाने में पूरा है, वो कभी कहता मैं डोमेस्टिक खेलूंगा, कभी कहता मैं डोमेस्टिक नहीं खेलूंगा। फिटनेस का उसकी कोई पता नहीं है, उसको सेल्फीज, टिकटॉक, टशन मारने से, शोबाजी मारने से फुर्सत नहीं है। पेस उसकी गिरती चली जा रही है, ठीक है, फिटनेस उसकी है नहीं। 140-45 की स्पीड से वो बॉल डालता था, वो 130-132 की स्पीड पे आ चुका है। 135 की स्पीड को छू रहा है इस टाइम शाहनवाज धानी, ठीक है। उसके अलावा ना उनकी बॉल में स्विंग है, ना वेरिएशन है, ना मूवमेंट है। तो भाई उनको लेके क्या करेंगे? क्या जवाब बनता है लेने का? तीसरा नाम है उमर अकमल। भाई उमर अकमल जो नाम है, ये जो बंदा है यार, आपको पता होगा अहमद शहजाद और उमर अकमल ये किस कैटेगरी के प्लेयर हैं। उमर अकमल ने पाकिस्तान के लिए नो डाउट बहुत अच्छा करियर गुजारा, नो डाउट उन्होंने बहुत अच्छा खेला, लेकिन मेरे हिसाब से उमर अकमल का दौर अब जा चुका है। शायद उमर अकमल के बल्ले में अब वो दम नहीं है। भले वो चाहे आके बॉडी दिखाएं, 6 पैक दिखाएं, कुछ भी कर ले, लेकिन भाई उमर अकमल की ना अब कोई ब्रांड वैल्यू बची है, ना उमर अकमल की कोई डिमांड बाकी बची है। बाय द वे आप बार बार देख रहे होंगे कि मैं नाक पे अपनी जो वो हाथ रख रहा हूँ, अंगूठा मसल रहा हूँ। मुझे चोट लगी हुई, असल में मुझे चोट लग गई थी तो काफ़ी ब्लीडिंग हुई थी, तो अभी मुझे काफ़ी दर्द है उल्टी, लेफ्ट साइड पे नाक के अंदर मुझे चोट लगी हुई है, इस वजह से थोड़ी सी ब्लीडिंग हो रही है, तो मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ बार बार। आप कुछ और समझे उससे पहले ही मैंने बता दिया आपको। उमर अकमल को सिलेक्ट करने का कोई सेंस मुझे नज़र नहीं आता किसी भी टीम के पास, क्योंकि आपके पास जब इतने ऑप्शन सामने मौजूद हों तो आप उमर अकमल को सिलेक्ट करके क्या करेंगे?
क्या सेंस बनता है। चौथा नाम है शर्जील खान। यार ये मेरे लिए शॉकिंग है, ये मैं आपको बता रहा हूं, मेरे लिए शॉकिंग है। क्यों शॉकिंग है मैं आपको बताता हूं। शर्जील खान ने 2 सेंचुरियां बना रखी हैं पीएसएल के अंदर। पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड को एडिशन जितवाया, फिर कराची किंग की तरफ से जीतते हुए खेलते हुए भी उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रखी हैं। उनका स्ट्राइक रेट भी जाके देख ले तो कमाल का है, और हार्ड हिटिंग की शर्जील खान की कोई मुकाबला ही नहीं है। मतलब आप उनको फ़खर जमान या साइम अयूब के लेवल का प्लेयर समझ सकते, वो इस तरह की हार्ड हिटिंग करते। वो एक ही मैच में एक इनिंग से अपनी नक्शा बदलने की हैसियत रखते, लेकिन शर्जील खान को सिलेक्ट नहीं किया गया। क्यों सिलेक्ट नहीं किया गया, क्या वजह है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। लेकिन जहाँ तक मेरा अपना पर्सनली मानना है वो ये है कि भाई जिस तरह शर्जील खान ने मैच फिक्सिंग की थी, शायद उस वजह से उनको जो फ्रेंचाइजेस ओनर्स हैं और मालिकान हैं वो अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन फिर दूसरी तरफ ये भी है कि अगर यही रीज़न था तो फिर जब वो वापस आए थे तो फिर उनको कराची ने खिलाया ही क्यों, किस लिए खिलाया। तो शर्जील खान को ना सिलेक्ट करना ये पीएसएल के ओनर यानी जो मालिकान है उनकी एक हिमाकत मानी जा सकती है, या उनका एक गलत डिसीजन जिसे कहते हैं ना हम के नज़रअंदाज करने वाला, वो माना जा सकता है। वरना शर्जील खान जैसे क्लेवर के प्लेयर को छोड़ देना कोई मजाक या मामूली बात नहीं है। शर्जील खान को सिलेक्ट नहीं किया जाता जो डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्म करता है। शर्जील खान को पाकिस्तान टीम के अंदर नहीं लाया जाता जो डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्म करता है। जब शर्जील खान के सिलेक्ट होने की बात आती है तो फिटनेस के मसाइल सामने आ जाते हैं, फिटनेस के रूल्स निकल आते हैं, कानून निकल आते हैं, और ऐसा ही कुछ पीएसएल में भी देखने को मिल रहा है। अगर आपको इसी बुनियाद पे किसी प्लेयर को नहीं खिलाना तो फिर आपको मोहम्मद आमिर को नहीं खिलाना चाहिए। अगर एटीट्यूड के बदले पे नहीं खिलाना तो फिर आपको इमाद वसीम को भी नहीं खिलाना चाहिए। मोहम्मद आमिर से बड़ा गद्दार कौन है पाकिस्तान टीम का या पाकिस्तान क्रिकेट का। तो जब मोहम्मद आमिर इतनी इज्जत नीलाम करके जेल काट के बदनाम करके खेल सकता है तो फिर वाई शर्जील खान क्यों नहीं। अब ये ऑनर सत्तू पीते हैं या इन ऑनर को कोई शर्जील खान से बुग़्ज़ है, ये समझ से मेरी बाहर है। 5वां नाम एहसानुल्लाह। यार ये वो बंदा है जिसने अपने पहले ही सीजन में आग लगा के रख दी थी, अपनी बॉलिंग से ना आग लगा के रख दी थी। 152, 153, 150, 155 की स्पीड से ये बंदा बॉल कर रहा था और इसका करियर हवाओं में उड़ रहा था। लेकिन फिर होती है इसको एक एंकल इंजरी, ये इधर की जो होती है ना कोनी की साइड की, वो इसको इंजरी होती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डॉक्टर्स इसका इलाज करते हैं, वो इसकी उल्टी सर्जरी कर देते हैं। इस बेचारे का मसला हल होने के बजाय और ख़राब हो जाता है। फिर इसको भेजा जाता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, जब उनको होश आता है तो लंदन, वहाँ जाते हैं, रिहेबिलिटेशन में रहते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वहाँ से भी इनको कुछ ख़ास फ़ायदा होता नहीं है। फिर इनको वापस बुला लिया जाता है। फिर ये बेचारे यहाँ आते हैं, एक स्ट्रगल वाले दौर से गुजरते हैं, फाइनेंशियली इनको स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है। जर्सी पहन पहन के मुल्तान सुल्तान की ये आते हैं और मुल्तान सुल्तान वालों को फिर भी शर्म नहीं आती और ये कह रहे होते कि मुझे कोई थोड़ी सी मदद कर दे या मुझे कोई स्पॉन्सर कर दे, कुछ भी कर ले, फाइनेंशियली सपोर्ट कर दे, मैं बहुत इस टाइम मुश्किल में हूँ। लेकिन ये बंदा अपनी मेहनत करता है और एक बार फिर से क्रिकेट में वापस आता है और हमें इसी पिछले साल नेक्स्ट जो गया है, जो पिछला साल जो गया है 2024 का, उसी में ही हमें ये उसके आखिरी 10वें या 11वें मंथ में देखने को मिलते हैं डोमेस्टिक में बॉलिंग करते हुए। तो काफ़ी चांसेस बन जाते हैं इनके कि यार ये इस बार पीएसएल में तो सिलेक्ट होंगे ही होंगे। लेकिन फिर आती है रिलीज़ की डेट, तो मुल्तान सुल्तान इनको रिलीज़ कर देता है। उम्मीद थी कि ये किसी ना किसी टीम के साथ सिलेक्ट हो जाएंगे, कोई ना कोई इनको ड्राफ्ट में पिक कर लेगा, भले चाहे कम कैटेगरी में पिक करे लेकिन कर लेगा। लेकिन अली तरी यार ये बिलियनर्स बनता है मुल्तान सुल्तान का जो ऑनर है, लेकिन इसने कमीनगी का वो लेवल पार किया एहसानुल्लाह के लिए कि इसने उसके पूरे करियर को हट करके रख दिया। पूरा करियर इसने बर्बाद करने में इसकी कोई कसर नहीं छोड़ी। आगे कहता है एक पॉडकास्ट में कि हमने एहसानुल्लाह का बहुत बड़े डॉक्टर से हाथ का मुआयना कराया है और उस डॉक्टर ने यह कहा है कि एहसानुल्लाह 150 प्लस का बॉलर नहीं है, ये 140 भी नहीं छू पाएगा। तो इसीलिए एहसानुल्लाह का करियर अब एंड हो चुका है। भाई तुझे ये बात करने की ज़रूरत क्या थी? हालांकि एहसानुल्लाह ने आके उसको डिफेंड किया,
वो समझ चुके थे कि मेरे लिए गलत हो गया। उन्होंने कहा मैं 150 की बॉल दोबारा डालूंगा, मुझे टाइम दिया जाए, मैं अपनी फिटनेस पे काम कर रहा हूँ, 140 में अभी भी कर रहा हूँ। उन्होंने कहा मैं अपनी फिटनेस पे काम कर रहा हूँ, मुझे 1 से 2 मंथ दिए जाए, मैं 150 का बॉल दोबारा डाल के दिखाऊंगा। लेकिन इस बंदे ने इतना हर्ट कर दिया कि उनको किसी भी PSL के ऑनर ने पिक ही नहीं किया, क्योंकि सबके जहन में यह आ गया कि भाई इतना बड़ा बिलेनियर, इतना बड़ा बंदा जो मुल्तान सुल्तान का ऑनर है, वो इतनी बड़ी बात कर रहा है कि इतने बड़े डॉक्टर से चेकअप करा है, तो फिर ऐसा होगा यार। मतलब जब तक वो प्लेयर आपके लिए खेल रहा था, आपने उसको खूब निचोड़ा, खूब निचोड़ा, खूब निचोड़ा। जैसे ही आपको लगा कि वो प्लेयर अब आपके काम का नहीं रहा, तो आपने उसका पूरा करियर बर्बाद करने की कसम खा ली। लानत ऐसे लोगों के ऊपर, और लानत है इस तरीम की शक्ल के ऊपर यार। मतलब तुम इतने गिर गए। एक प्लेयर जो स्ट्रगल कर रहा है, एक बंदा जो स्ट्रगल कर रहा है, एक बंदा जो अपने करियर को दोबारा से ढूंढ रहा है, अपनी जगह को, खोई हुई फॉर्म को ढूंढ रहा है, तुम उस बंदे का करियर बर्बाद कर रहे हो, जबकि तुम्हारे पास करोड़ों रुपया, अरबों रुपया, तुम्हें क्या मिल जाएगा गरीब का करियर बर्बाद करके। लेकिन एहसानुल्लाह को किसी टीम ने पिक नहीं किया, एहसानुल्लाह रह गए। ये मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था, क्योंकि और मुझे पर्सनली मैं आपको बताऊं, मुझे दुख भी बहुत हुआ है एहसानुल्लाह के ना सिलेक्ट होने का, क्योंकि एहसानुल्लाह ने बहुत स्ट्रगल वाला वक्त देखा है। और एहसानुल्लाह मैं अभी भी मानता हूं कि पाकिस्तान का वो मटेरियल है या वो ब्रांड है जो अभी भी आप लोगों के लिए बहुत बड़ा एक एसेट बन सकता है, एक बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर या पाकिस्तान टीम के अंदर आप जाके देखें, या पाकिस्तान के स्ट्रक्चर में आप जाके देखें, आपके पास ऐसा कौन सा बॉलर है जो अभी 150 की बॉल डाल सकता हो, सिवाय एक हारिस रऊफ के। हारिस रऊफ के अलावा आपके पास कोई भी नहीं है जो 150 की बॉल डाल सकता हो। तो एहसानुल्लाह आपके पास 150 से ऊपर बॉल डाल सकते हैं, यानी हारिस रऊफ से भी तेज था ये बंदा, और हो सकता है कि अभी भी हो। लेकिन उसके करियर को इस तरह हर्ट करना बहुत गलत और बहुत एक लानती फैसला, जिसे मैं कहूँगा लानत मलामत वाला काम जो है वो मुल्तान सुल्तान के ऑनर ने किया, और इन मेच्योरिटी का मुजाहरा किया। उन्होंने दिखाया कि मैं बड़ा हो के भी मैं बड़ा नहीं हूँ, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, बहुत छोटी सोच का आदमी हूँ, घटिया आदमी हूँ मैं, ये दिखाया उसने। अब यार मैं बाहर निकलता हूँ, तो जब मैं ये वीडियो बनाता हूँ, जब मैं वीडियो बना के फारिग होता हूँ, या मैं बाहर जाता तो मैं मतलब अजीब व गरीब सा सीन देखता हूँ। मुझे अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझसे ये कहते हैं कि भाई तू इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, तुझे क्रिकेट का पता क्या है, तो क्रिकेट के बारे में क्या जानता है जो क्रिकेट का खलीफा बन रहा होता है। तो यार मेरा सवाल ये है कि मेरे बैकग्राउंड के बारे में जानते क्या हो भाई, मैं क्रिकेट के मामले में क्यों बोलता हूँ। मैं पागल तो नहीं हूँ, मैं बेवकूफ़ तो नहीं हूँ कि मैं यहाँ क्रिकेट के लिए यूट्यूब का चैनल बना के बैठा हुआ हूँ, इस चेयर के ऊपर बैठ के, इस कैमरे के सामने बैठ के इतनी बड़ी बड़ी बातें करता हूँ, इतने घंटों बोलता हूँ। पागल तो नहीं हूँ मैं, मेरे पास भी कुछ ना कुछ है, मैंने भी कुछ ना कुछ वक्त में देखा है। मैंने कभी क्रिकेट, स्ट्रीट क्रिकेट नहीं खेली, हमेशा मैंने ग्राउंड लेवल की क्रिकेट खेली है और हार्ड बॉल से खेली है। मैं अच्छे लेवल पे क्रिकेट खेल चुका हूँ, लेकिन मेरा मसला कुछ और है। मुझे मजबूरी के तहत मैं शायद उस मकाम तक नहीं पहुँच सका जहाँ तक मुझे पहुँचना चाहिए था, या मुझे जहाँ तक जाना चाहिए था। मैं कुछ ना कुछ क्रिकेट के बारे में जाहिर सी बात है नॉलेज रखता हूँ, तभी तो मैं यहाँ बैठा हूँ, वरना मुझे चैनल बनाने के लिए और भी बहुत सारे काम थे। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं वो क्यों आपसे बात करूँ, मैं वो क्यों करूँगा जो मेरा एक्सपीरियंस ही नहीं है। मैं वही करूँगा ना जो मेरा एक्सपीरियंस है। शायद आप मुझसे फुटबॉल के बारे में बात करें, मैं आपसे बहस ना करूँ, ना मैं वीडियो से बना सकूँ, ना मैं उसके ऊपर बात करूँ। हॉकी मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है उनसे, लेकिन मेरा क्रिकेट से गहरा ताल्लुक है। मेरे बैकग्राउंड के बारे में आप लोग जानते क्या हैं भाई। फिर दूसरी बात ये कि हमारे कुछ यूट्यूबर्स, हमारे कुछ सोशल मीडिया वाले इतने गिर चुके हैं, इतने गिर चुके हैं, वो समझते हैं कि वो लोगों को क्रिकेट से बांध रहे हैं अपने चंद व्यूअर्स के लिए, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो लोगों के जहन में कितनी बड़ी बड़ी गलत फहमियाँ बिठा रहे हैं, लोगों को क्रिकेट से वो कितना दूर कर रहे हैं। अब मुझे एक बाहर अंकल मिले, बहुत सीनियर है वो, हमारे रोज़ ही मिलते हैं, मैं उनकी इज़्ज़त भी बहुत करता हूँ। तो मैं खड़ा हुआ क्रिकेट की बात कर रहा था, PSL की ड्राफ्ट की बात कर रहा था। वो मुझे बोलते हैं कि इनकी बात नहीं क्या करो हमारे प्लेयर्स की, ये मुल्क के लिए नहीं खेलते, ये इलाकों के लिए खेलते, ये मुल्क के लिए कभी खेलते ही नहीं है। और अब शाहिद आफरीदी हो या शोएब अख्तर हो, ये कोई भी इनमें से मुल्क के लिए नहीं खेलता। तो मेरी हंसी छूट गई। मैंने कहा यार आपको ये सब बताया किसे? तो उन्होंने कहा मैं सोशल मीडिया देखता रहता हूँ और मुझे सब पता है। अब मैं उन अंकल की, हालांकि मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, अकल को सलाम करता हूँ, अजमत को सलाम करता हूँ,
सल्यूट है मेरा उनको। उनको ये नहीं पता कि शाहिद आफरीदी और शोएब अख्तर को रिटायर हुए एक ज़माना गुजर गया, एक अरसा गुजर गया। अब उनको ये नहीं पता कि भाई ये पीएसएल है क्या, किस बला का नाम है पीएसएल। एक साहब और हैं, वो मुझे मिलते हैं, वो कहते हैं कि क्रिकेट बाय चांस गेम है, चल गया तो अर्श तक, नहीं तो फर्श पर। मतलब यानी लोगों के जहन में इतनी गलत फहमी है। वो वाली मिसाल हो गई, चल गया तो ठीक है, तुक्के वाली बात। यार जब आदमी जंग लड़ने निकलता है तो सामने वाली आर्मी आती तो वो ये कहती है कि हमारे हथियार चल गए तो ठीक है, नहीं तो उनके हथियार चल गए तो वो जीत जाएंगे, वो हमें ढेर कर देंगे। प्लानिंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती। मतलब यानी आप हर काम जिंदगी में तुक्के से करते हो, तो क्रिकेट तुक्के का नाम नहीं है भाई। तो मतलब इतनी गलत फहमी है लोगों के जहनों में, लोगों के दिलों में बिठा दी गई है कि उनको समझ में ही नहीं आती है कि हम बोलें क्या, हम करें क्या, क्रिकेट आखिर है क्या। कोई कहता है प्लेयर्स बिक चुके हैं, कोई कहता है प्लेयर्स मुल्क के लिए खेलना नहीं चाहते, कोई कहता है बाबर आजम, बाबर रिजवान, बाबर रिजवान, बाबर रिजवान। इतना इतना किया गया बाबर रिजवान कि भाई मतलब यानी लोग इस क्रिकेट का सबसे बड़ा विलन आज मानते हैं ना इन चंद लोगों की वजह से, तो शायद वो बाबर और रिजवान को ही मानते। जबकि बाबर रिजवान जैसे हीरे, बाबर रिजवान जैसे क्लेबर के प्लेयर आपको सदियों में एक बार मिलते, सदियों में एक बार। इंडिया को MS धोनी मिला, उन्होंने उसकी कदर की, हमें रिजवान मिला, हम उसकी कदर करने के वजह हम उसको बर्बाद करने पे तुले हुए। इंडिया को क्लाउन कोहली, सचिन तेंदुलकर जैसा प्लेयर मिला, वो उसकी कदर करते हैं, लेकिन हम अपने प्लेयर बाबर आजम को जो हमें सदियों बाद मिला, हम उसको बर्बाद करने पे लगे। अफसोस तब नहीं होता जब पड़ोस से ये बुग्ज निकल के आता है, जब पड़ोसी ये बोलते समझ में आता है, उनका बुग्ज मुझे समझ में आता है। अफसोस तब होता है जब अपने ये बात करते हैं। और फिर इतनी गलत फहमी लोगों के जहन में बैठ चुकी है, उनको ये पता ही नहीं कि क्रिकेट है क्या। वो मुझसे बहस करते हैं, वो मुझे बोलते थे कि भाई तू क्रिकेट के बारे में जानता क्या है। तो भाई मैं क्रिकेट के बारे में जो जानता हूँ उसको आप छोड़ दो, लेकिन मुझे आप ये बताओ कि आप क्रिकेट के बारे में क्या जानते हो। सवाल है मेरा आपसे। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन के निशान को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट एक और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, फ़ी अमानिल्लाह।